देखो हम लोग इम्प्लाइड कंडीशन तो कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं इम्प्लाइड वारंटीज के बारे में बात करते हैं। इम्प्लाइड मतलब क्या, जो चीज लिखा ना हो, बताना क्या, बट फिर भी क्या हो, लागू होता हो और नियम के दायरे में रहता हो, उसको बोलते हैं इम्प्लाइड है। ठीक है, तो वारंटी में इम्प्लाइड क्या होता है, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन और वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। अब इम्प्लाइड वारंटी बताया आपसे और भी करा है, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्प्लेंस और डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर है तो ये इम्प्लाइड है, आपको पता होना चाहिए, वारंटी मिलेगा आपको क्या। अब देखो एक एक चीज को चार बताया गया, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग पहले। तो जब करते हैं हम लोग सेक्शन 1460 का एग्जामिनेशन गुड्स एक्ट 930 का, तो बताया कि हमको पहला वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पर्सन पोजीशन एन इम्प्लाइड वारंटी दैट the buyer shall have and enjoy quit possession of the goods। यानी कि अगर बायर गुड्स परचेज किया है, इसका मतलब उसको पैसे मिलेगा। भाई आपने परचेज कर दिया तो आपका हो गया ना, आपको आपका पैसा आपके हाथ में आ गया, उस गुड्स का आपके पास रहेगा। that is to say the buyer have got possession the goods, पा गया, is later on disturbed in his possession, he is entitled to sue the seller for the breach of the warranty। उसमें अगर उसको कोई बाद में डिस्टर्ब होता है तो वो वारंटी का मतलब ही होता है, वारंटी कह दिया, इसका मतलब इम्प्लाइड है कि अगर आप ले जाइए आपका पैसा आपके पास रहेगा, आप सेटिस्फाइड रहेंगे, कोई दिक्कत आया कोई कमी आया तो आप आइएगा क्लेम करिएगा, हम बनाएंगे। वारंटी में दिया गया है, यही वारंटी इम्प्लाइड है। क्या इम्प्लाइड है, बस इतना कह दिया जाता है आपसे गुड्स पे 2 साल की वारंटी है, बस आप इतने में आप समझ गए। अच्छा वारंटी इसका मतलब क्या हो गया, कुछ गड़बड़ होगा हम पैसा मेरे पास रहेगा, अगर कोई दिक्कत नहीं कोई बात नहीं, अगर दिक्कत आया तो हम फिर उसमें टाइम पीरियड में जाके सही करवाएंगे, उस सेलर के पास क्लेम करेंगे जाकर उसके खिलाफ। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है, एक्स वाई लैपटॉप फ्रॉम वाई, एक्स ने लैपटॉप लिया वाई से, आफ्टर द परचेज एक्स स्पेंड सम मनी ऑन इट्स रिपेयर। चलो भैया रिपेयर खर्चा करिए, कुछ पैसा खर्चा किया इट्स रिपेयर एंड यूजेज इट फॉर सम टाइम अननोन टू द क्या लिखा था पार्टीज, पता ही था। इट टर्न आउट दैट द लैपटॉप वाज स्टोलन एंड वाज taken from X and delivered to the rightful owner. Y shall be held responsible for a breach of X is entitled to damage if of not only the price but also the cost of repair। दोनों देगा वो, बात समझ में आ रही है डैमेज के बारे में। देखो अब आप X ने Y से लैपटॉप परचेज किया है, इसका मतलब क्या, Y सेलर माना जा रहा है, इसका मतलब माने उसको ओनर होगा तभी बेच रहा है ना, इम्प्लाइड था। लेकिन क्या हो गया, परचेज करने पर मालूम चला और कि उसमें एक्स ने कुछ खर्चा भी कर दिया, कुछ सेकंड लिया था बनवाया हुआ, कुछ खर्चा भी कर दिया, उसके बाद किसी को बताई था, अननोन पार्टी थी, टू द अननोन पार्टी इट टर्न आउट लैपटॉप वाज स्टोलेन, बाद में चले लैपटॉप क्या था, चोरी का था, एंड वाज टेकन फ्रॉम एक्स, जो एक्स लिया गया था, ठीक है, टेकन फ्रॉम एक्स एंड डिलीवर्ड टू द राइटफुल, जिसके पास था तो ले लिया। अब जो वाई भाई साहब है, अब वो क्लेम करेंगे नहीं करेंगे उसके ऊपर, क्या आपने तो गलत किया था, अब वाई रिस्पॉन्सिबल हो गया है, जो प्राइस एक्स से वो लिया था वो भी वापस करेगा, और जो वो खर्चा कर दिया उसके ऊपर ये वापस करेंगे, उसको दोनों वापस करेंगे, क्योंकि आपका गुड्स था ही ना, आपने बेचा कैसे, जो जिसका था वो ले गया पकड़ लिया, रिसिप्ट ही नहीं है आपके पास, तो आप सेल कैसे किया। इम्प्लाइड केस में रहेगा कि आप जो है कि आपके पास अगर आगे कोई दिक्कत आती है तो इम्प्लाइड रहती है वारंटी में, क्या ले जाने के बाद डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, पोजीशन आपका होगा, अगर कोई डिस्टर्ब किया जो सेल किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया आपने कैसे सेल किया, डिस्टर्ब कर रहा है कोई अगला, किसी और का सामान था ये, तो आप क्लेम उससे कर सकते हो। ताकि वारंटी हैज टू बी ऑन डिस्टर्ब पोजीशन, इसको मिल जाने के बाद कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ओनरशिप पे कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई करता है सेलर पर क्लेम करेंगे हम, ये इम्प्लाइड है। ये बेच देने के बाद वो खाली नहीं बच नहीं जाएंगे हमसे, कि चोरी माल उठा के बेच दिया गया और निकल गए और हम फंस गए, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी, हालांकि खाली चीज भाई तो ठीक है बनती है, पकड़ लेंगे भाई को, उस भाई से वो पूछेंगे भाई आप चोरी माल क्यों दिया, उसको केस फाइल करेंगे और डैमेज भी लेंगे उससे हम। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जब किसी गुड्स हम परचेज कर रहे हो तो हमको पता होना चाहिए वो गुड्स उसका ओनर है, चेक करना चाहिए ओनर है कि नहीं है सामने वाला। ऐसा तो नहीं है कि सामने ओनर ना हो तो बिल उसके बाद पक्का बिल नहीं हमको बेच रहा है, बाद में डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। कहता ना सैंडविच बटर, जागो ग्राहक जागो, सामने सिखा हमसे कहा जाता है आपसे, और उसके बावजूद भी अगर आप फंस गए किसी तरीके से, मान लो उसने फर्जी की डॉक्यूमेंट दिखा दिया होगा तो केस आप कर सकते हो उसके खिलाफ। आगे वारंटी एज टू नॉन रेजिस्टेंस ऑफ an implied warranty that the goods shall be free from any charge
और गवर्नमेंट हैव द राइट थर्ड पार्टी डिक्लेयर द ऑन द बायर बिफोर द टाइम करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। देखो चार्ज का यहाँ मतलब समझ लो पहले क्या होता है, शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। यहाँ पर यही राइट समझना है आपको, अगर समझ गए तो पूरी बात समझ में आपको आ जाएगी। शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। चार्ज का मतलब ये होता है जैसे कि मान लो कि कोई आपके पास कोई बिल्डिंग है और आपने इस बिल्डिंग को बैंक में रखा है गिरवी, और रख के क्या किया आपने, उसको लोन पास करा लिया है, इसका मतलब उस बिल्डिंग पर बैंक का चार्ज हो गया। यहाँ चार्ज मतलब वो नहीं है इस पर कुछ खर्चा करना, खर्चा निकालना चार्ज कर रहा है, ये वो चार्ज नहीं खर्चे वाला, ये उस पर राइट का चार्ज है। चार्ज मतलब यहाँ पर चार्ज का यहाँ मतलब सेंस है खर्चे से नहीं, यहाँ पर चार्ज का मतलब है अधिकार से। अब इस प्रॉपर्टी को अधिकार किसका है, बैंक का, इसको लोन इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया गया है। जैसे मान लिया जाए कि आपने कोई बाइक परचेस किया, बाइक में आपने इंस्टॉलमेंट में हायर परचेस किया, आपने किस्त परचेस किया, आपने फाइनेंस कराया बाइक को आपने, ठीक है, और आप जो है 3 साल का फाइनेंस कराए हैं, तो आप ओनर कब बनेंगे, जब आखिरी किस्त जमा करेंगे तब आप ओनरशिप ट्रांसफर होगी। पोजीशन तुरंत मिल जाएगा आपको, आज ही डाउन पेमेंट किया और गाड़ी ले गए आप, पोजीशन तो मिल गया आपके पास, लेकिन ओनरशिप टाइटल कब मिलेगा, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट जमा तब आप मालिक बनेंगे। लेकिन पता कि जब 5-6 महीने के बाद 5-6 महीने के जमा किया आपने, अब क्योंकि अब वो बाइक आपने किसी को सेल कर दिया, ठीक है, तो क्या आप प्योर ओनर थे, रियल ओनर थे, नहीं थे ना, क्यों सेल कर दिया आपने। इसका मतलब उस बाइक पर जो फाइनेंस किया उसका चार्ज है, वो बाइक अभी आपका नहीं है, जब फुल पेमेंट कर दोगे तो चार्ज हटेगा, तब तुम सेल कर सकते हो। असल में चार्ज मतलब वही कह रहा है, जो भी आप सेल करें उसमें कुछ चार्ज से फ्री होना चाहिए, कुछ चार्ज ना हो। बिल्डिंग सेल कर रहे हैं तो पता लगा लिया जाता है ये बिल्डिंग सेल हो रही है, कहीं ऐसा कोई बंधक तो नहीं रखा गया है, कहीं गिरवी तो नहीं रखा गया है, कहीं मॉर्गेज तो नहीं कराया गया है, ये पता लगा लिया जाता है। अगर है तो ओरिजिनल पेपर देख लिया जाता है, लेकर के ओरिजिनल आइए, प्रोडक्ट से दिखाया गया उसी पर आगे का देख लो काम, तो ओरिजिनल भी चाहिए होता है हमको कहीं, क्योंकि जो गिरवी किया होगा ओरिजिनल रखा होगा, आपके पास है नहीं, आप झूठ बोल रहे इसका मतलब, जिसमें मतलब कहीं ना कहीं पता लगाइए आप मॉर्गेज किए होंगे, तो प्रॉपर्टी आपकी फ्री ऑफ चार्ज होनी चाहिए। बोलते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सुने होगा ना, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब इसको कोई लोन नहीं चल रहा है, एकदम फ्री होना चाहिए प्रॉपर्टी, तब ना आप सेल करेंगे उसको किसी और के पास, वरना आप तो आप फंसे हैं और किसी और उसको आप सेल कर दिया, अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हायर परचेज अगर आप इस तरह का कोई अगर है, आप लोन की प्रॉपर्टी सेल होती है अगर, या लोन का सेल होता है अगर, तो पहले बता दिया जाता है भाई देखो मेरा ये बाइक हमने लिया है, जिसमें कि हमने क्या किया, आपने कार फाइनेंस कराया था, 1 साल की जमा कर दिया, बाकी बचा है आपको हम बेच दे रहे हैं, ले लीजिए हमसे, आप आगे किस्त आप जमा करिएगा, जितना हमने जमा किया उसमें कुछ परसेंटेज दे लीजिए आप, तो ये बात अलग हो जाती है कि आपने सच बता दिया उसको, तब सही रहेगा, नहीं बताया रहेगा तो आप फंस जाएंगे, आप पढ़ाई के लिए। अगला आ रहा है देखो, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड, ठीक है, एन इम्प्लाइड वारंटी इज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस और पर्टिकुलर पर्पस में बी अटैच्ड, मतलब अच्छे से डिटेलिंग बताओ, टू अटैच द बाय द यूजेज ऑफ ट्रेड, ठीक है, regarding the implied condition of warranty as to the quality of system for any particular purpose of the goods supplied, the rule is let the buyer be aware। रूल क्या कहता है, let the buyer be aware, बायर को पता होना चाहिए, पता करने दो उसको, that is the seller is under no duty to reveal unflattering the truth about the goods sold, but this rule has certain exceptions होता है। लेकिन आप जो गुड्स है जिस कंडीशन में है, बायर से कहते हैं भाई देखो ये चेक कर लो, आप देख लो, समझ लो, कुछ सर्टेन कंडीशन इसमें होती है, कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे सब पर लागू ये नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल लें, मान लो कि आपने अगर कोई चाइना का सामान खरीदना है, चाइना प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, तो जब आप परचेस करते हो तो वो बताया जाता है भाई ये प्रोडक्ट चाइना वाला है, आप इसका कंडीशन देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेट द बायर बी अवेयर, आप उठाएगा प्रोडक्ट ले लीजिए, हाथ देख लीजिए, ऑन कर लीजिए, चला लीजिए, देख सब कुछ कर लीजिए, आप सेटिस्फाइड हैं तब पेमेंट कर दीजिए। अब जब जो शॉप से उतरेंगे आप लड़ाई खत्म, क्योंकि आपको हमने पहले कर दिया था, समझ में आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मत लीजिए, और उसके बावजूद भी आप ले जाएंगे आप सस्ता समझ के, सस्ता होता है, सस्ता समझ के आप ले जा रहे हैं, आगे जाके आपको दिक्कत आया, पसंद आया तो हम इसको वापस नहीं करेंगे, इसलिए कहा गया सब पर लागू नहीं होता है, ये एक्सेप्शन है, इस टाइप की कुछ लागू होता है जहाँ पर इस कंडीशन आ जाए, ठीक है। अदरवाइज तो आप वारंटी मतलब क्या, वारंटी ले जाएंगे तो मिलेगा आपको वारंटी, अगर बायर ने पहले अवेयर कर दिया, सेलर ने पहले अवेयर कर दिया बायर को, आप अवेयर हो जाइए भाई, आप देख लीजिए ये कंडीशन इसमें है, इसमें कमजोरी भी है, आप समझ लीजिए तब ले जाइए, इसी कमजोरी की वजह से आपको प्रॉब्लम आई तो हम चेंज नहीं करेंगे।
कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं इसमें। अब आप समझ आ रहा क्या? डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। देखो जैसे कि कोई गुड्स अगर डेंजरस नेचर का होता है तो क्या कहा जाता है? डिस्क्लोज कर दीजिए भाई। क्या जैसे कि अगर शीशे का सामान जाता है कहीं, अगर उसे कार्टून में लिखा होता है हैंडल विद केयर, ग्लास में बना रहता है शीशे का सामान, कोई पटके ना, कोई हटाए ना तो टूट जाएगा। अवेयर किया जाता है आपको। तो डेंजरस चीजें हैं अगर तो बताई जाती हैं आपको। वेयर द गुड्स आर डेंजरस नेचर इन द बायर इज इम्पोर्टेंट टू द इग्नोर ऑफ द डेंजर, द सेलर मस्ट warn the buyer to the portable danger if there is a breach of warranty. The seller may be liable in damage. Damage liable हो जाएगा अगर ना बताया हो तो। यहाँ बताया रहेगा तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपको, भाई जो डेंजरस चीजें हैं इसके साथ ले जाइएगा, टूट सकता है। आप शीशे का ग्लास शीशे शॉप से परचेज करिए, ठीक है ना, और वहां से करिए तो बताएगा भैया इसको पैक कर देगा, तो बोले मैडम इसको संभाल ले जाइएगा, ग्लास शीशे का है टूट जाएगा अगर कुछ हुआ तो। आप बाहर निकले और आप उसको कहीं आपके हाथ से छूट गया, गिर गया, फटका गया, टूट गया, क्रैक हो गया, टूट गया, आप वापस फिर जाएंगे शॉपकीपर के पास और कहेंगे भाई देखो ये टूट गया है, हमको दूसरा दो। हम दूसरा ले जाएंगे घर पर, टूट गया, हमने पेमेंट किया था इसका, हम दूसरा दो। अब बताओ क्या दूसरा देगा, बदलेगा आपको? क्यों? पहले बता दिया था भाई हैंडल विद केयर ये ग्लास है ये टूट सकता है, आप संभाल ले जाइएगा, जगह ये आपकी है। क्या आप तो वारंटी से कुछ खराबी हुआ बदल देंगे? खराबी होता है बदले क्या? अगर उसमें धुंधलापन हो गया या ऐसा कुछ गड़बड़ है, कुछ डिफॉल्ट आ रहा है, गलत दिख रहा है आपको, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ रहा है तो बदलेगा ना। आप तो ले गए बदलेगा क्या वो? नहीं, जो पहले आपको आगाह कर दिया था भाई वो डेंजरस है, टूट सकता है, आप संभालिए, आप नहीं संभाले गलती आपकी, आप सेल्फ क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ये कुछ कंडीशन होते हैं। हमारा सेलमेट इंपटर, ये क्या होता है भाई? इनके शब्द सेल ऑफ गुड्स द डॉक्ट्रिन सेलमेट इंपटर मींस द बायर बी अवेयर। कहते हैं ना जागो ग्राहक जागो, क्या बोले अनुराग हम? जागो ग्राहक जागो। हमेशा कस्टमर्स कहता है भैया आप अवेयर रहिए। भाई सारे जितने सेल्समैन हैं सारे सेल्स क्या कर चाहता ही है कि आपको लूट ले, तो आप अवेयर रहिए, अपनी गर्दन खुद से मत कटवाइए, आप अवेयर रहिए। When the seller display their goods on the open market, it is for the buyer to make proper selection or choice of the goods. ठीक है, मार्केट डाल दिया, अब प्रॉपर सेलेक्शन करिए, चॉइस करिए। If the goods turn out to be defective, he cannot hold the seller liable. कि अब उसने अच्छे तरीके से आपको डिस्प्ले कर दिया था, आप लो देखो छाटो बिनो पसंद करो ले जाओ, आप अपने मन से छाट के पसंद करके ले गए हैं, और कोई डिफॉल्ट है तो जिम्मेदारी आपकी है। बी अवेयर, आप समझिए, रेट न भागिए, आप क्वालिटी भी देखिए आप क्या है। जो बोल देगा भाई सस्ता में लगाए तो डिफॉल्ट दिए हैं तो आप फंस जाएंगे। इसलिए द सेलर इज नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन। अब आपने सिलेक्शन किया हुआ है, सेल तो कहा था आप सेलेक्ट करो, आप खुद सेलेक्ट कर ले गए हैं तो वो नहीं सुनेगा। The seller is not bound to disclose the defect in the goods which is selling. उसके मतलब यहाँ सेलर को बाउंड नहीं करता है कि वो बताए कि भाई यहाँ डिफॉल्ट है डिफेक्ट है, वो नहीं बताएगा, आपको देखना है वो डिफॉल्ट है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है, इफ द इट इज द ड्यूटी ऑफ बायर टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स। या आप खरीदने से पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करिए, सेटिस्फाइड होइए दैट द गुड्स विल सर्व द पर्पस फॉर व्हिच दे आर बीइंग ब्रॉट, कि वो पर्पस हो रहा है नहीं हो रहा है। द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव डू नॉट सर्व हिज पर्पस, और इफ द डिपेंड ऑन हिज ओन स्किल और जजमेंट द बायर कैन नॉट होल्ड द सेल रिस्पॉन्सिबल। आप अपने पसंद से अपने मन से छांट कर समझ कर देख कर ले गए थे, अब आपको घर जाने पर यूज नहीं आ पा रहा है, यूज नहीं कर पा रही, आप ही गलती है। वो सेल कर गया, वो तो सेल कर दिया, ठीक है ना, समझ में आ रही है। अब आपको यूज में दिक्कत आ रही थी तो आपको सोचा था ना, वो तो आपको सब वैरायटी दिखाया था, उस वैरायटी में से आपको एक पसंद ले गए हैं, अपनी पसंद से ले गए हैं, अब वहां पर आप घर पहुंचे यूज में नहीं आ पा रहा है आपके, समझ में आ रही है। जैसे मान लो कि ऐसे जी क्या है कि भाई कह रही है भाई हम बाहर रहते हैं, हम सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तो ये इनको लगा एक तो भाई चलो भाई एक कुकर परचेज कर लिया जाता है, इन्होंने एक कुकर परचेज कर लिया, फिर 2 लोग तो रहते हैं, छोटा ले लिया इन्होंने 1 लीटर वाला, छोटा सा 1 लीटर वाला। जब लेके वो दिखाया सब 1 लीटर 2 लीटर 3 4 लीटर 5 सब दिखाया उसने, ये पसंद कर चले गई छाट के 1 लीटर वाला। अब घर जाने के बाद इनको यूज नहीं आ पा रहा है, बहुत छोटा पड़ गया, यूज नहीं कर पा रही है, जैसे बच्चे से बन नहीं पा रहा है, तो आगे बदलेंगी, मैं हम यूज नहीं दूसरा दीजिए हमको,
आप रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? आप रिस्पॉन्सिबल है, आप छांट कर लेंगे तीनों। अब हाँ, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट अगर होगा तब तो चेंज करेगा, और आप जाके ये कहेंगी कि हमको छोटा पड़ा है दूसरा बढ़ा दो, चेंज करेगा? तो आप इसलिए आपको अवेलेबल पड़ेगा, जिम्मेदारी आपकी, आप छाड़िए। ठीक है। द रूल क्या कहता है? The rule of Senate Interpreter is laid down to the section 16, which states that subject to the provision of this act or of the any other law of the time being in force, जो टाइम लगता हो, there is no implied warranty or condition as to quality fitness of any particular purpose of goods and supplied under the context of sale. Following are the conditions satisfied. क्या होना चाहिए? If buyer had made known to the seller the purpose of purchase, the buyer relied on the seller's skill and judgment, seller's business to supply goods that description दिया गया हो तब, तो आप इसमें नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। ए सोल्ड किया है पिग्स टू बी, दिस पिग बीइंग इन्फेक्टेड, वो पहले क्या था? पिग इन्फेक्टेड था। कॉज्ड थायराइड टू द अदर हेल्दी पिग टू ऑफ द बायर, ऐसी बात है, उसको क्या था? इन्फेक्टेड था, उसकी वजह से जो पहले से इनके पास पिग थे वो सभी क्या हो गए? वो सभी इन्फेक्टेड हो गए। It was held that the seller was not bound to disclose that the pig was unhealthy. The rule of the law being सेरेमनी, पटर लग जाएगा भैया। आप अगर पिग को देख के ले जाओ, जानवर है ना, कोई बताएगा नहीं, आप उसको देख के ले जा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर उसको कोई किसी बीमारी की वजह से इन्फेक्टेड है तो आपको जिम्मेदारी थी कि आपको चेक कराना था पहले, लेने से पहले। आप चेक क्यों नहीं कराए? आप परचेज कर गए और फिर घर ले गए उसको, वो पहले से इन्फेक्टेड था, तो आपके पास पहले से और पिग भी थे, वो भी सब इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है। सेवन मीटर आपकी जिम्मेदारी थी, आपको भी अवेयर होना चाहिए था आपको। वो तो सेल करा, सेल कर दिया उसने। अब इसीलिए बायस कहा जाता है, जब कोई सामान आप खरीद रहे हैं तो आप पता करिए कि सामने वाला जो बेच रहा है किस पर्पज से बेच रहा है। वो सेलर है, उसी का बिजनेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सेलर नहीं है, नॉर्मली बस वाली सेल कर रहा है, तो क्यों बेच रहा है, क्या वजह है, क्या रीजन, कोई कमी तो नहीं, कोई फॉल्ट तो नहीं है, या बताए थोड़ी आपको, वो आपको पता करना पड़ेगा अपना खरीदने के बाद। अब आप जिम्मेदार नहीं हो पाएगा। इससे लगातार देखते हैं आप लोग ना, कुछ भी सेल करना है, लगा दिया OLX पर बहुत कम रेट लगा करके, आपको दिखा, आपको अच्छा लगा, आपने कॉल किया, उसमें खरीद लिया। आप पता करने की कोशिश नहीं किए कि उसमें कोई फॉल्ट था, डिफॉल्ट था, क्या था, आप नहीं पता किए, आप परचेज कर लिए। तो परचेज करने के बाद डिफॉल्ट मालूम सामने अगर आता है तो क्या उसको वापस करने की जिम्मेदारी है उसकी? वापस कर सकते हैं एज पर लॉ? भी नहीं कर सकते। तो कहा है भाई आपको अच्छे से जांच पड़ताल करना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी वो डाउन पेमेंट कम पेमेंट दे रहा है आपको, इसका मतलब कहीं कुछ वजह होगी सेल करने की, उसको क्यों सेल किया, वरना आप न्यू परचेज किए होते। भाई कोई कमी रहेगी आपसे बोलोगे, तुरंत जवाब, बाद में जवाब मिलेगा, कल ही बताएगा, बाद में बताएगा भाई आप नया थोड़े खरीदे हैं, कुछ ना कुछ सजेस्ट करना पड़ेगा आपको, ये जवाब मिल जाएगा। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा आपको कि आप जो ले रहे हैं सही है ना। आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए पहले, उसके बाद लेट द बायर बी अवेयर, सेवन मीटर दूर जाएगा उसके ऊपर जिम्मेदारी। सेल परचेज बनाने के बाद अब सेलर को आप बाउंड नहीं कर सकते, ये बात। दूसरा, अब परचेज, ए परचेज किया है हॉर्स बी से। ए नीडेड द हॉर्स फॉर राइडिंग बट ही डिड नॉट मेंशन इन द फैक्ट टू बी, इन्हें बताया नहीं, बस गया हॉर्स खरीद लिया, और चाहता था कि उस हॉर्स क्या राइडिंग करेगा। द हॉर्स इज नॉट सुटेबल फॉर राइडिंग, वो हॉर्स राइडिंग सुटेबल नहीं था, बट सुटेबिलिटी ओनली बीइंग ड्राइवन इन द कैरियर। ठीक है, सेमी इंपोर्टर रूल्स अप्लाइज हियर एंड सो कैन नाइदर रिजेक्ट द हॉर्स नॉर कैन कंपन फ्रॉम दी, यानी कि आप हॉर्स खरीदे, अब वो हॉर्स आप राइडिंग करेंगे, अब वो हॉर्स राइडिंग के लिए लायक था नहीं, वो तो भाई माल ढोने वाला था, ठीक है ना, माल ढोगा वो ढोएगा वो। लेकिन ये बात आपने उससे बी से कहा नहीं, बताया नहीं कि भैया देखो हमको जो हॉर्स परचेज कर रहे हैं इसको हम राइडिंग करेंगे, ठीक है ना। अगर वो बी पहले से सुनता और आपको बताता, कंफर्म करता कि हाँ भाई ये हॉर्स राइडिंग के लिए क्या है, सुटेबल है, और तब सेल किया होता, आप परचेज किए होते, राइडिंग नहीं हो पाती, तब तो आप क्लेम कर सकते थे। आपने ये बात उसे जाहिर किया नहीं, आप घोड़ा पसंद किए और खरीद चले आए, जब बाद में राइडिंग करने बैठे खरीद दिया आपको, आप उड़ गए, चोट लग गई आपको, तो क्लेम कर पाएंगे आप? नहीं, जिम्मेदारी आपकी थी। भी रूल क्या लग जाएगा, सेमी इंपोर्टर, जागो ग्राहक जागो। अब आप उसे क्लेम कमीशन नहीं मांग सकते, मैं उसे जिसने रखा था आप गए खरीद के चले आए। तो इसलिए हमेशा कोई भी चीज परचेज करने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जिम्मेदारी किसकी है, ये क्या कहता है, सेमी इंपोर्टर। सेमी इंपोर्टर क्या कहता है, जागो ग्राहक जागो, लेट द बायर बी अवेयर, अपने अवेयर रहिए आप,
अगर आप अवेयर नहीं होंगे आप फंस जाओगे। क्या बात समझ में आपको आ रही है नहीं आ रही है अनुराग जी? यस सर। चलिए अब कुछ कंडीशन हैं, कुछ शर्तें हैं कि क्या बताया था मैं आपको, कुछ जिस्म दे रहे हैं या मल्टीपल क्वालिटी है कि नहीं है उसको आपको बताया गया है या आपने उससे पूछा है, कंफर्म किया है। हर चीज कंफर्म करना पड़ता है। आप जहां जहां कंफर्म नहीं करेंगे वहां हर जगह आपको जो बताया है अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप अवेयर, देखो इम्प्लाइड वारंटी मतलब होता है ठीक है वो ना सब कुछ सही करेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप अवेयर नहीं होंगे, आप भी अवेयर होंगे और कुछ इस पे चूंकि आप अवेयर नहीं हुए तो लगा देगा हमने भाई को दिखाया था, समझाया था, बताया था, उसके बाद ही लगाए हैं हमें कुछ मिला लेंगे। तो आपको बचना ही पड़ेगा चीजों से, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन सब बात को ध्यान रखना पड़ेगा, इन सब आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद तब आप फाइनल डिसीजन लेंगे, अदरवाइज आप नहीं लेंगे। ठीक है ना? बस आपका चैप्टर वाला यही पर आज इन होता है। ठीक है ना? अब आप कोई दिक्कत है तो बताइए। एनीथिंग? आई थिंक आपको सब बात समझ में आ गई है। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाह रहे हैं इस पर? पूरे चैप्टर पे आप कवर हो गया आपका। ठीक है।